हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और आपका सिलेक्टिव लिया गया है। इसका ऑलरेडी कुछ क्लास प्रोवाइड किया गया है, जिसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। छात्र, अगर आप नए छात्र हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर कि कंप्लीट आपका रिवीजन पीडीएफ बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसआई के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी आपका पीडीएफ होता है, आंसर आपको टिक करके भी दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सभी चीज़ों को कवर कर पाएं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से एक आपका टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है, जैसा कि कल ही आपका लॉन्च हुआ है, और इसका मैंने सेट नंबर 1 आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। तो टेलीग्राम को जाकर के आप विजिट करेंगे, ये आपको टेस्ट मिलेगा, जो कि आपका डेली चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, आप इस नोट्स को अगर आप अच्छे तरीका से अगर आपने रिवीजन किया होगा, जितना भी कंप्लीट मैंने रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया है, तो इस सेट का आपका लगभग आपका 65 प्लस आपका जो है क्वेश्चन आपका होगा, वो दिखेगा आपको केवल नोट्स से। तो आप नोट्स को अवश्य आप रिवीजन करें, क्योंकि केवल क्लास को अटेम्प्ट लेने से आप नहीं उतना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, जितना कि आप रिवीजन करके कर सकते हैं। आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कुछ जिस तरह से आपका जो है सेट बाय सेट करके आपका लॉन्च किया गया है, तो इसको हम जो है आपका डाल दिया है टेलीग्राम पर, तो आप जाकर के इसको अटेम्प्ट लेंगे, और यूट्यूब पर इसको काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, और खास करके आप याद रखें कि जितने भी आपका नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सभी आपका सिलेक्टिव और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जो कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लगातार प्रहार किया जा रहा है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है, इसे भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जो है आपका भारतीय संविधान में लिखा गया है कि आप 32 के साथ अगर किसी भी तरह का आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। जबकि आप हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी करता है, अगर आपके किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, इंपीरियल बैंक के किस नाम का पुराना नाम था। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना 1955 में किया गया है, तो डेट ऑलरेडी आपका पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आरबीआई का, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसकी स्थापना 1935 में किया गया है, और राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है, जिसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, और किसी भी बैंक का ऋण दर तय करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जितने भी नोट्स आपका जो है नोट होते हैं, नोट ये जितने भी आपका छपता है, ये सभी आरबीआई के द्वारा, लेकिन याद रखना है कि 1 रुपये वाला जो नोट होता है, ये दोस्तों आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वही अगर हम बात करते हैं कि 1969 में टोटल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो टोटल आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, और वर्तमान में टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या टोटल आपकी 12 है, क्योंकि 2 बैंक को इसमें आपका मर्ज कर दिया गया है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कालिदास किस काल के कवि थे। देखिए, शेक्सपियर जो कहा जाता है, ये कालिदास को ही कहा जाता है, और कालिदास किस काल के कवि थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ये कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपको पूछा है कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। मैं फिर से आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आप यकीनन माने अगर आप सभी नोट्स को कवर कर लेते हैं, तो कोई ऐसा सेट नहीं है जो कि आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हो और आपका 65 प्लस स्कोर ना जाए। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पल्लव वंश। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के द्वारा कराई गई थी। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है। जैसे हिंदू में मंदिर होता है, उसी तरह से बताना है कि जो सिनेगॉग होता है, ये किस धर्म का आराधना स्थल है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य का, तो देखिए राज्य के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन का उत्पादन करता है, ये मध्य प्रदेश करता है, और सोयाबीन में सबसे अधिकतम मात्रा में प्रोटीन की मात्राएं पाई जाती है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और सोयाबीन से सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन की कमी के कारण से बच्चों में होने वाली बीमारी को क्वाशियोरकर और बड़े व्यक्ति में होने वाली बीमारी को मेरस्मस कहते हैं। जब प्रोटीन आपका टूटता है तो ये आपका 20 अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न का जारी कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं पर, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। और आपके चावल पर पड़े थे, लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो गेहूं पर पड़ा था। और भारत में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। चावल की अगर बात करते हैं, जूट और पटसन का, तो इन सभी के लिए अग्रणी राज्य हमारा वेस्ट बंगाल। ध्यान रखेंगे, पटसन, जूट और चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य हमारा पश्चिम बंगाल। तो इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कजारे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था, ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सही आंसर आपके यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। सभी क्वेश्चन में आपको 3 से 4 सेकंड आपको समय लेना है और तुरंत आपको हिट करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा रहे, जो स्वतंत्र देश है, ये कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत हमारा जो है ये 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जबकि जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भारत फर्स्ट नंबर पर आपके आए हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हमारा होता है ये आपका बेलग्रेड में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में आपका हुआ था। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि मैक ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता है। डबल स्टार लगाइए। मैक ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नेपोलियन को। ध्यान रखिएगा, नेपोलियन को मैक ऑफ डिस्टेनी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तुरंत आप 2 से 3 बार सभी क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लीजिएगा। हालांकि इसका रिवीजन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों, अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसमें कि कंप्लीट आपका ज्ञान बिंदु का टेस्ट, ओवरऑल पटना के ऑल सेंटर का टेस्ट, साथ ही साथ जितने भी आपका संस्थान के द्वारा बुक या फिर अलग अलग प्रकाशन का बुक लॉन्च किया गया है, सेट बाय सेट आपको कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ उसका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिलेगा मार्केट में उपस्थित सभी बुक का। इसके अलावा क्या है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपको नोट्स आंसर टिक करके दिया जा रहा है, ताकि आपको निकलवाने का झंझट ही खत्म हो जाए कहीं पर भी, और आप कभी भी कंप्लीट आप चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं, जिसका फी 99 आपका निर्धारित किया गया है। 99 में आपको ओवरऑल बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। आप व्हाट्सएप पे कॉल या नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप आप मैसेज करेंगे, आपको बैनर मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आपका लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए, अगर बात करें हम लोग भाषा के आधार पर, तो सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, और आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1953 में हुआ था। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम को बनाया गया है, जो भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित और प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, और इनका कार्यकाल सबसे कम रहा था, क्योंकि इनका मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही ऑफिस में हो गई थी। जबकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और दूसरी बार जो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ था ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आप इतनी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत शिकारी देवी अभ्यारण्य स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किया गया है 1986 में। 1986 से आपको याद रखना है कि भारत में उपभोक्ता कानून अधिनियम को भी आपके 1986 में ही पारित किया गया था।
तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। साथियों अगर बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था, हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था। तो ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है और महाराष्ट्र से मैं कुछ आपको फैक्ट कवर कराता हूँ। भारत में सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी पाई जाती है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत ही पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं नासिक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है नासिक, जहाँ पर अंगूर की खेती सबसे अधिकतम किया जाता है। और अंगूर की खेती करना ये आपके विटीकल्चर कहलाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे। महाराष्ट्र से फ्रेंड्स आप इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं मुंबई का, तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया यह प्रवेश द्वार के रूप में मुंबई को जाना जाता है। और यहाँ पर प्रश्न हमारा पूछा गया है कि महाराष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ है, तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बिली बिली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यह ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत बिली बिली एक स्थानीय पवन है जिसे हम लोग चक्रवात के रूप में जानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया से आपके संबंधित है। जबकि अगर हम बात करें लू का, तो ये कहाँ का है, तो ये ध्यान रखेंगे ये भारत की स्थानीय हवा है जिसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपके ओडिशा का है। जबकि अगर हम बिहार की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका जट जटिन है ये कहाँ का आपका नृत्य है, तो ये अपने बिहार का है। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। वही अगर हम बात करें नंदन कानन का, तो नंदन कानन जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपके ओडिशा के अंतर्गत आता है। और छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है मैक्सिको के अंतर्गत। जबकि भारत के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, भारत के अंतर्गत चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है आपका राजस्थान। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के तहत कराई जाती है। वही अगर हम बात करें राज्यपाल को हटाने को लेकर के, तो भारतीय संविधान में किसी भी तरह का ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है जिससे कि राज्यपाल को हटाया जाए। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना होती है मद्रास में, और बिहार में सबसे पहले होती है पटना में। तो आपका राइट आंसर यहाँ से पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दाब का मात्रक क्या है? ये सभी फ्रेंड्स आपके मिक्स क्वेश्चन है जो कि 2024 एग्जाम पैटर्न पर आधारित लिया गया है। इसमें तमाम बुक का सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया है जो करेंटली अभी बुक को रिकमेंड किया गया है। तो आपको अलग से कुछ भी चीज़ों को कवर नहीं करना है, जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसको रिवीजन करना है। और जो आपके नए नए टेस्ट आ रहे हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, आप इसको लगाइए, बेहतर आपका इंप्रूवमेंट आपका और आपको परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। अगर आप पहले का सेट लगाते हैं ओल्ड वाला, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आपका चेंज हो गया है। लेकिन मार्केट में अभी भी कुछ आपका है जो ओल्ड पैटर्न पर आधारित बुक आपका घूम रहा है। तो ऐसे बुक से आप लोग दूर रहे, और जो भी लेटेस्ट एडिशन का या फिर लेटेस्ट आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च होता है अलग अलग संस्थान में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करें। तो पूछा है कि दाब का मात्रक क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे दाब का आपका मात्रक हो जाएगा पास्कल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इसे रसायन का राजा कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें HNO3, तो ये आपका नाइट्रिक एसिड है, और ये आपका HCl है जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अमाशय अम्ल के नाम से जानते हैं। जब भी कभी HCl और नाइट्रिक एसिड को आपस में मिलाया जाता है तो इससे बनने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया, जिसका प्रयोग सोना को गलाने के लिए किया जाता है। इसमें HCl का आपका 3 भाग और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HNO3 का आपका 1 भाग होता है, और ये जब आपस में मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया बनता है, जिसे हम लोग अम्लराज कहते हैं। इसका प्रयोग सोना को गलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? साथियों याद रखना, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना। अगर आपको नहीं आता है और अगर आपको विश्व लेवल पर पूछा जाता है तो आप चाइना को हिट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर चीज़ों में देखा जाए तो चाइना अभी आपका अग्रणी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक सामान्य तारे का जीवन काल ये कितना होता है? एक सामान्य तारे का जीवन काल लगभग आपका 10
बिलियन वर्ष होता है। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आपका बी होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूपट्टी में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज मौजूद है। पृथ्वी के भूपट्टी में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज मात्राएं पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 46.8% पाई जाती है। पृथ्वी के पट्टी में यानी पट्टी में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जबकि अगर हम धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम आपका फर्स्ट नंबर पर आता है। अगर आपको धातु पूछा जाता है तो एल्यूमिनियम के बाद दोस्तों अगर धातु की बात करें तो ये आपका सिलिकॉन आता है। लेकिन अगर तत्व पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जबकि वायुमंडल में अगर बात करें तो ऑक्सीजन का हमारा 21% मात्राएं पाई जाती है। वही अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का तो ये आपका 78% आपकी पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें तो 0.03% आपकी पाई जाती है। तो इतनी पॉइंट को आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। ब्रह्मांड में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन होता है। जबकि वायुमंडल में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपका नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को भारतीय मिसाइल मैन का जनक कहा जाता है। भारतीय मिसाइल का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखना भारत में मिसाइल मैन के रूप में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को जाना जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अपना भारत। सही आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखना भारत अभी इकोनॉमी को लेकर के चौथे नंबर पर आ गया है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है आपका इंफोसिस। सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न का जा रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स उपसौर की स्थिति। इसे कहते हैं उपसौर की स्थिति। और जबकि अधिकतम दूरी को हम लोग कहते हैं अपसौर की स्थिति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनता है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, क्योंकि इस समय आपका न्यूनतम डिस्टेंस होती है। करेक्ट आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न का जा रहा है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। देखिए ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था 1948 में। सी आपका सही है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैजवी को चुना गया था। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट बनी थी। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये आपकी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन ये दोस्तों आपकी होती है मुंबई के अंतर्गत, जिसमें कि 72 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था, तो डफरिन के शासनकाल में किया गया था। आप इतनी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और ये जेल भी गए थे विनोबा भावे भूदान आंदोलन को लेकर के। सही आंसर आपका भी हो जाएगा। भूदान आंदोलन का मतलब होता है कि जमीन को दान देना। स्कूल कॉलेज या अलग अलग तरह के संस्थाओं को खोलने के लिए भूदान आंदोलन यानी कि भू जो आपके होते हैं जमीन होता है, इसे दान देना आपका भूदान आंदोलन कहलाता है। यानी इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे आपका विनोबा भावे थे। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था। कांच का सामान सर्वप्रथम बनने वाला देश है चाइना। और मैंने आपको बोला भी है कि लगभग आपका 95% केस में चाइना करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप रिस्क लेकर के हिट करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। और शरीर की हमारी सबसे जो छोटी ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि कही जाती है। तो ध्यान रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे बॉडी का मास्टर ग्रंथि कहलाता है और हमारे बॉडी का सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो अन्य सभी ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला अगर हम सम्मेलन की बात करते हैं तो आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो में। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा वियना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है? कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी आपका सही आंसर अभी हो जाएगा रैंडम ओनली मेमोरी, सॉरी देखिए रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर होगा आपका फुल फॉर्म। और अगर RAM की बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूर्ण रूप होता है। अगर पेन ड्राइव की बात करते हैं तो ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो ये हार्ड डिस्क जो है ये आपके अलग चीज़ है, ये आपका ना इनपुट होता है ना तो आपके आउटपुट होते हैं। सही आंसर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू होता है, यहाँ से आप सभी लोग अब आंसर करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होता है? पानी का जो घनत्व होता है मैक्सिमम आपका 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। पानी का क्वथनांक जो बिंदु होता है ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि ये पहाड़ी इलाकों पर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से आपके कम हो जाते हैं। तो सही आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर CB रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? सर CB रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 में इन्हें प्राप्त हुआ था। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। भौतिक के क्षेत्र में पहला अगर नोबेल पुरस्कार किन्हीं को मिला है तो ये आपका हो जाएगा CB रमन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दूध किसका उदाहरण है? मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको बताया हूँ कि दूध जो होता है ये आपका इमल्सन यानी पायस का उदाहरण होता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है। और फ्रेंड्स आप यकीनन मानिए आप कंटिन्यू बने, मेरे पास नहीं, आप कहीं पर भी अगर बने हुए हैं तो आप कंटिन्यू बनिए और जितनी भी चीज़ें कवर कराई जाती है आप उसको कंप्लीटली रिवीजन करिए। इंप्रूवमेंट 100% आते हैं। ठीक है, तो ये तजुर्बा है, आप अच्छे से सारी चीज़ों को आप रिवीजन करिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं या टॉपिक को आप उसको हमेशा देखिए कि आपके चैप्टर में या फिर आपके न्यू एग्जाम पैटर्न में जो अभी सिलेबस को रिसेंटली आपका जारी किया गया है नोटिफिकेशन, उससे आपका रिलेटेड है या नहीं। क्योंकि उसमें सीधा सीधा आपका टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कवर करेंगे तो 100% एक्यूरेसी आ जाता है। तो आप आराम से जो है डेली सिलेबस को देखिए, जिस तरह से मैं चीज़ें कवर करा रहा हूँ सिलेबस को देखते हुए इसके बेसिस पर आप कवर करें। और इसके लिए आपको सेंसिटिव होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगला कहा जा रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? देखिए 10 टू दी पावर माइनस आपका 5 ग्राम के बराबर होता है। जबकि अगर माइक्रो की बात करें तो ये आपका 10 टू दी पावर 6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए पूछा जा रहा है कि इसमें बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या दिया जाता है? तो हमारा देखिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम की मात्रा को दिया जाता है। और स्टील की डेंसिटी काफ़ी अधिकतम होता है, इस कारण से स्टील का औगात वर्धनता जो गुण होता है ये आपके अधिकतम होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब पूछा जा रहा है कि मात्रक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि तो चलिए आंसर इसका बताइए। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। देखिए ये आपका LPG द्वारा चौक हो जाते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और LPG में मुख्य रूप से जो पाए जाने वाला घटक होता है ये आपका ब्यूटेन होता है, ध्यान रखेंगे ब्यूटेन होता है। और LPG में ध्यान रखेंगे इसमें आपका एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है ताकि ये गंध युक्त हो जाए। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक है इसका प्रयोग किया जाता है रंगीन पदार्थ के प्रभाव आसवन में। सही आंसर आपका सी है। साइंस का लेवल काफ़ी अच्छा है आपके लिए, तो ध्यान रखेंगे रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं एसिटिक एसिड, तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का फ्रेंड्स आप लोग आंसर कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू आपका हाफ H2O। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 इंटू आपका H2O भी हम लोग लिख सकते हैं। सही आंसर आपका भी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू आपका 2H2O। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? देखिए हीरा कार्बन का अपरूप होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। अगर कोयला की बात करें तो ये कार्बन का अपरूप नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 10 का, इनमें से आपका कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बन किस में नहीं आता है? तो ग्रेफाइट में, कोयला में और हीरा में भी आपके आते हैं। तो आपका राइट आंसर रेडी हो जाएगा। लेकिन जो कोयला होता है ये कार्बन का अपरूप नहीं होता है।
अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जिसमें कि हाइड्रोजन और आपका हीलियम आपस में रिएक्ट करता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी सबसे अधिकतम मात्रा में आंवला में पाई जाती है। थायमिन विटामिन बी का केमिकल नाम होता है साइट्रिक अम्ल, ये पाए जाते हैं खट्टे फलों में। और टार्टरेटिक अम्ल जो होता है ये दोस्तों आपके पाए जाते हैं इमली में। तो इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न का जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा का प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, जिसमें से लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला की अगर बात करें Fe2 वो आपका 3 होता है, जिससे लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। सही आंसर आपका भी हो जाएगा, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो फॉर्मूला की बात करें तो H2SO4 आपके फॉर्मूला होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। साथियों याद रखना हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50। देखिए डायऑप्टर में आपको दिया गया फोकस दूरी पूछा गया है, तो 2 = 1 अपॉन आपका F हो जाएगा। ये हमेशा मीटर में होता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। आप इसको काटेंगे तो 50 टाइम्स में कटेगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च क्या होगा। इसका सिंपल सा ट्रिक होता है, आप सभी को गुना कर दीजिए और आप जो है इसमें आप 1000 से आप डिवाइड कर लीजिए। इसका राइट आंसर आ जाता है। तो 000 से 000 जाएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1 इकाई। यहाँ से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप किसी भी तरह का इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप सभी को मल्टीप्लाई कर लेना और उसमें आप 1000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारी जल हुआ होता है। भारी जल या भारी पानी की बात करें तो देखिए याद रखेंगे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भारी जल हुआ होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसका फॉर्मूला D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। सही आंसर क्या है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसका देखिए फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए लकड़ी के रिस्पेक्ट में यानी लकड़ी की तुलना में लोहा का उसमें जो चालकता होती है ये आपकी अच्छी होती है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी है। हवा में सबसे अधिकतम मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, और सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह की बात करें तो ये आपका होता है शनि के पास, जिसके पास टोटल 82 उपग्रह है, और बृहस्पति के पास टोटल 79 उपग्रह है। बृहस्पति के पास सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात करें तो ये आपका गैनीमेड है, और जबकि शनि के पास आपका टाइटन है। मंगल के पास टोटल आपका 2 उपग्रह है, फोमोस और डिमोस है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम लोग कहते हैं चंद्रमा, मून। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। सेल्सियस पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है। वही अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होता है। तो इतने पॉइंट आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। परमाणु के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रियन रसायन क्या है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में आपका पाई जाती है एलिथ्रिन। ध्यान रखेंगे एलिथ्रिन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय जो रसायन होता है एलिथ्रिन होता है। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक जिसमें, देखिए आइसोटोप जो होता है ये क्या है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन्स की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां होती है, जो ऑप्शन में नहीं है।
तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से अधिक पीड़ित हो सकती है क्योंकि स्त्री के रिस्पेक्ट में पुरुष में अधिक जो है कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, इसका प्रमुख रीजन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, जिस कारण से आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कारण से स्त्री जो है ये कलर ब्लाइंडनेस यानी कि जो है वर्धनता से आपके अधिक प्रभावित नहीं होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिजली की खपत के मापन पर आधारित कुछ युक्ति दिया गया है और इसको यहाँ पर आप सिंपली मैच करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर दिया गया है वाट, तो वाट आपका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया आपका वोल्टेज और दिया गया ओम और दिया गया एम्पियर। तो बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाट पर आधारित है, ना कि आपका वोल्टेज एम्पियर या ओम पर आधारित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कुछ इस प्रकार है और अगला सेशन के लिए हम लोग एंटर कर चुके हैं। अगला सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसे ब्रीकक भी कहा जाता है। जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है वैसे केस में डायलिसिस नामक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? पृथ्वी मिसाइल का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था 1988 में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1988 में पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, 72 बार धड़कता है, जबकि एक दिन यानी 24 घंटे में बात करें तो 1,03,689 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं स्विट्जरलैंड का, तो ध्यान रखेंगे स्विट्जरलैंड और अमेरिका के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्लड ग्रुप वो होते हैं जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट करेगा तो केवल उसे ही कर सकता है। जबकि AB की बात करें तो ये ब्लड किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये डोनेट करेगा तो केवल AB को ही कर सकता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ये पाकिस्तान के एक विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये दोस्तों आप कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया है, जो असामान्य कार्य के लिए भारत रत्न का सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो अभी देखिए करेंटली आपका राइट आंसर हो जाएगा नाग। और ध्यान रखना कि जो अभी आपका ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है इसको भी दिया गया है आपका दागो और भूल जाओ का नामांकन, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये सभी आपका रटा रटाया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि मैक्सिमम बार आपका कवर हो गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। अगर हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंतर्गत पित्त जो होता है इसका पीएच मान कितना है, तो ये आपका 7.7 है। जबकि हमारे शरीर का पीएच मान कितना है, तो ध्यान रखेंगे 7 पॉइंट आपका 0 से लेकर के 7 पॉइंट आपका 0 से लेकर के 7 पॉइंट आपका 8 के परस्पर हमारा बॉडी काम करती है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखेंगे कि अगर आपको ये पूछा जाता है कि हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है, तो 5 पॉइंट आपका 5 होता है, तो इतनी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन जो सम्मान होते हैं ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी है, जो कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है, और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुई थी। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 को हुआ है। 1958 को हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंतर्गत है, और ये जो है तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग तरह के जो है ये आपके डिफेंस सिस्टम को बनाने का काम करती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार साथियों कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में टोटल आपके 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पेयर में अगर बात करें तो ये आपके 23 पेयर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है
ये आपका केलोकोलॉजी, ध्यान रखेंगे केलोलॉजी कहलाता है। केलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, सी करेक्ट है। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न का जा रहा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, ये 120 से आपके 80 के बीच होता है, सही आंसर ये हो जाएगा। ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर है, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? जो किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप आपका ए बी है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जब कोई बच्चा छोटा होता है तो इसके शरीर में टोटल 300 हड्डियां पाई जाती है, जबकि ये थोड़ा अडल्ट होता है तो इसके अंतर्गत 260 हड्डियां, 8 हड्डियां, और जबकि पुनः व्यक्ति के अंतर्गत टोटल 206 हड्डियां आपकी होती है। पुनः जब व्यक्ति पूरी तरीक़ा से अडल्ट हो जाते हैं तो इसके अंतर्गत 206 हड्डियां आती है। तो हमारा पूछा है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो इस तरह के प्रश्न में आपको लगाना है 206, सही आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी फ्रेंड्स आपके पाई जाती है पैर में, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हमारे बॉडी की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी व्यक्ति के कान में पाई जाती है, जिसे हम लोग स्टेप्स नामक हड्डी कहते हैं। हमारे कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है। मेलियस, इंकस और स्टेप्स नामक हड्डी व्यक्ति के कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? हमारे बॉडी में टोटल 30 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें कि 10 नॉन एसेंशियल होते हैं जो मलमूत्र के रास्ते बाहर आते हैं, और 20 जो है हमारा एसेंशियल होता है जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होता है। जब प्रोटीन का विघटन होता है तो इससे आपका एमिनो अम्ल का निर्माण होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? तो ध्यान रखिएगा हवा से हवा में अस्त्र मिसाइल कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? साथियों, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है ये आपका भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 से किया गया है, और भारत रत्न असामान्य कार्य के लिए दिया जाता है, तो उसी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा पूछा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो हमारा हो जाता है पीयूष ग्रंथि। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो आपका हो जाता है पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यकृत। बात करें अगर यकृत का, तो ध्यान रखेंगे कि हमारे बॉडी में जो पित्त का स्राव होता है ये कहाँ से होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका यकृत से होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। और यकृत हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और जहाँ पर कि विटामिन ए जो है हमारा नेचुरली संचित होता है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है, और हमारे बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा लैंड अस्टीनर, वो आपका विनर है जिन्होंने आरएच फैक्टर का खोज किया था अरिसस नामक बंदर से, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि आकाश मिसाइल मार करती है। आकाश जो मिसाइलें होती है ये आपके जमीन से हवा में वार करती है, सही आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों, अगर बात करें बोरलॉग पुरस्कार का, तो ध्यान रखेंगे बोरलॉग पुरस्कार की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कृषि के लिए बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो जी शंकर कुरूप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, फर्स्ट ऑप्शन आपके राइट होगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मिक्स क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको इजी भी लग सकता है। अगर आपने ऑलरेडी कवर किया है सारी चीज़ों को तो निश्चित रूप से आपको इजी लगेगा। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है, तो ऑप्शन आपके यहाँ से फ्रेंड्स भी करेक्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंतर्गत आरबीसी यानी कि जो ब्लड है ये निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा में, जिसे बोन मैरो कहते हैं, और ये हड्डी के बीचों में पाई जाती है। इसका जीवन काल 115 से आपका 120 दिन का होता है आरबीसी का। पुनः ये मर जाता है जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये ब्लड बैंक जिसे पलिया या तिल्ली या अस्प्लिन के नाम से जानते हैं वहाँ पर आपके चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है?
श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिनों का, जिसे हम लोग बॉडी का सेना भी कहते हैं, यानी WBC को हम लोग बॉडी का सेना कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारे बॉडी में जब संक्रमण आते हैं या संक्रमित होता है हमारा बॉडी, तो एंटीबॉडीज बनाने का काम WBC में उपस्थित लिम्फोसाइट करती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को AIDS यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स हो जाता है, तो ध्यान रखना कि जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो ये मुख्य रूप से हमारे बॉडी के अंतर्गत उपस्थित WBC के अंतर्गत उपस्थित भाग को लिम्फोसाइट नामक जो ग्रंथि होती है उसको डैमेज करता है, जिस कारण से हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाने का काम कम कर देती है। तो आप ध्यान में रखेंगे, एड्स जो होता है ये आपका HIV वायरस के कारण से होता है, जिसे हम लोग ह्यूमन इफिशियंसी वायरस कहते हैं, और प्रत्येक 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स होने का मुख्य कारण है आपका विषाणु यानी कि आपके वायरस। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। चलिए आंसर कीजिए आप सभी लोग। राइट आंसर क्या है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है हमारे अंदर छोटी आंत में, तो सी ऑप्शन सही है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? टैंक रोधी मिसाइल है हमारा नाग। सही आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। अब इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको कवर कराया है। पलिया, एस्पिरिन या तिल्ली या ब्लड बैंक के रूप में ये एक ही चीज़ों को कहा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एस्पिरिन या तिल्ली, ब्लड बैंक या पलिया। तो आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को कहते हैं हम लोग टाइलिन। तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। हमारे बॉडी के अंतर्गत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर 120 से आपका 80 mmHg होता है। ध्यान रखेंगे, mm आपका Hg होता है ब्लड प्रेशर, तो इसे हम लोग मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। सही आंसर आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। हमारे बॉडी का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। आपका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। आप इस आपस में इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो तीनों आपका इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है। अग्नि मिसाइल जो मार करती है ये आपके पृथ्वी पर मार करती है अग्नि मिसाइल। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंतर्गत। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन पूरा रूप है, और DRDO की स्थापना 1958 में आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आंसर कीजिए आप सभी लोग, सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका टेसी थॉमस कहलाता है। मिसाइल, ठीक है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका टेसी थॉमस कहलाता है। डी सही है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष मिला था। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1980 में। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आपका सेशन खत्म हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका रिवीजन PDF चला जाएगा। अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लेना, 7050513705 पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए A to Z सिलेक्टिव और ऑथेंटिक मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि कंप्लीट आपके नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आपसे क्लास